नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे हवाई यात्रा असुरक्षित क्यों। दरअसल नेपाल में 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को लेकर जा रही यति एयरलाइंस का ATR 72-500 विमान रविवार को क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 30 साल में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवहीन पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 2019 की सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के पहाड़ पायलटों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। नेपाल में जो विमान ATR 72-500 हादसे का शिकार हुआ है वो ATR एयरक्राफ्ट सीरीज का हिस्सा है। इस विमान के नाम में लगा 72 इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को बताता है। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। इसके बाद 100 से ज्यादा देशों की करीब 200 एयरलाइंस इस विमान को शामिल किया गया था। इस मॉडल के एयरक्राफ्ट को फ्रेंच कंपनी एयरबस और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर बनाया है। ये कंपनी कार्गो और कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट विमान भी बनाती है। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खतरनाक भौगोलिक स्थिति भी पायलटों के सामने बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट एवरेस्ट समेत 8 स्थित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक संकरी घाटी में है। इस वजह से विमानों को मुड़ने के लिए काफी तंग जगह मिलती है। नेपाल के पूर्वोत्तर में स्थित लुक्ला शहर का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। ये एयरपोर्ट एवरेस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काटकर बनाया गया। लुक्ला हवाई अड्डे के रनवे के एक छोर पर विशालकाय पहाड़ तो दूसरे छोर पर खाई है। ऐसे में सिर्फ अल्ट्रा ट्रेन पायलटों को ही इस हवाई अड्डे पर विमान उतारने और उड़ान भरने की इजाजत है। एक छोटी सी भूल विमान में सवार सभी यात्रियों की जान ले सकती है। इसके अलावा पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई ना दे। साथ ही बर्फबारी से रनवे काफी खतरनाक हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में पायलटों से होने वाली थोड़ी सी चूक भी लैंडिंग को जानलेवा बना सकती है। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। नेपाल की एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबेस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के 2 संकरी बॉडी वाले एयरबेस A320 जेट डील के लिए नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों को 34 लाख यूरो यानी 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। अब सोचिए आप कि आखिरकार पिछले कुछ सालों में नेपाल में आखिरकार इतने ज्यादा विमान हादसे क्यों हो रहे हैं। आज इसी को लेकर हम जानकारी के साथ साथ इसके कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ नेपाल में एविएशन सेक्टर में काफी तरक्की हो रही है, एयर इंडस्ट्री में काफी तेजी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम ऐसे कारण हैं जिसके चलते नेपाल में लगातार विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मुख्य कारणों की बात करें तो चाहे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो, दुनिया का सबसे खतरनाक जो एयरपोर्ट है वो नेपाल में है। इसके अलावा संकरी घाटियां हैं जिसके चलते वहां हादसे हो जाते हैं, काफी दिक्कतें आती हैं। नेपाल का खराब मौसम और जो प्राकृतिक बनावट है वो भी इसका एक मुख्य कारण है। अच्छे रडार और जो कुशल स्टाफ है उसकी भी वहां पर कमी है। तो इन सब को लेकर यही सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों इतने हादसे हो रहे हैं और आखिरकार जो हादसे हैं वो नेपाल में बार बार क्यों हो रहे हैं। इनके इतिहास पर एक नजर डालें तो हादसों का इतिहास 1992 से शुरू हो रहा है, जहां पर काठमांडू एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस भी विमान दुर्घटना में 167 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में भी वहां पर विमान हादसा हुआ। 2011, 12, 16, 18 यानी कि तकरीबन अगर कहा जाए तो हर साल एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है नेपाल में। लेकिन इसके बाद हवाई सुरक्षा कितनी सुरक्षित है,
हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के पैरामीटर्स क्या है, क्या कुछ गाइडलाइंस है, आज इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले साल भी 22 लोगों की मौत एक हादसे में हो गई थी। 2019 में एक हेलीकॉप्टर पहाड़ी से जा टकराया, जिसके बाद वहां भी इस तरह की दुर्घटना हुई थी। तो एक के बाद एक जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो यहां होने वाले विमान हादसों में कोई कमी नहीं आई है। खराब ट्रेनिंग और रखरखाव की वजह से भी नेपाल में ज्यादातर हादसे होते आ रहे हैं। 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकरा गया था। काठमांडू जा रहा यह हेलीकॉप्टर रास्ता भटकने के बाद क्रैश हो गया था। इसमें नेपाल के पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी और उद्यमी की भी और उनके साथ 7 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि अगर बात करें 2018 की, तो 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक 76 सीटर विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। फरवरी 2016 में पोखरा से जोमसन के लिए एक विमान उड़ान भरने के लिए 8 मिनट बाद लापता हो गया था, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। विमान का मलबा बाद में नेपाल के म्याग्दी जिले में मिला था। सितंबर 2012 में सिता एयर फ्लाइट 601 के क्रैश होने के बाद 19 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। ये घरेलू विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते समय काठमांडू में हादसे का शिकार हो गया था। और इसी साल की शुरुआत में यहाँ एक और विमान हादसा हो गया, जिसमें 15 लोगों की मौत बताई गई। जबकि 2011 को बुद्धा एयर का एक विमान 1900D भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 10 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। तो इस तरह से एक के बाद एक जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आखिरकार नेपाल में इतने विमान हादसे क्यों हो रहे हैं। चलिए, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय और उसके बाद इसी को लेकर चर्चा कि आखिरकार हवाई यात्रा इतनी असुरक्षित क्यों होती जा रही है। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर भारतीय वायुसेना से। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ कैप्टन SS पानेसर, पूर्व डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी एंड ट्रेनिंग IFA से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, हादसों को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं और एक तरफ हम कहते हैं कि तमाम फैसिलिटीज दी जा रही है हवाई यात्रियों को, दूसरी तरफ हवाई जो सफर है बहुत असुरक्षित होता जा रहा है। अगर हम नेपाल के लिहाज से बात करें तो नेपाल में एक के बाद एक जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि पूरा इतिहास उसका बता रहा है। इस तरह के विमान हादसों के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके कारण क्या समझ में आ रहे हैं? Thank you very much for calling me. It's very sad incident. We have spoken about बहुत सबसे बात कर ली है, पर क्वेश्चन ये है कि एविएशन का एक इनहेरेंटली उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और डिग्री ऑफ डेंजर ज्यादा होता है। ये तो आप मान के चलिए, और मिलिट्री एविएशन में फाइटर फ्लाइंग वगैरह में और भी ज्यादा होता है। पर क्वेश्चन ये है कि उसके लिए प्रावधान होते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके, और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो उसका किसी तरीके से सुलझाया जा सके। एक्सीडेंट टोटली एलिमिनेट नहीं होते, ये मैं मानता हूं, पर कम किए जा सकते हैं। नेपाल की जो बात कर रहे हैं, टेरेन की डिफिकल्टी, वेदर की डिफिकल्टी, हाई ऑल्टीट्यूड पे लैंडिंग एंड अप्रोचेज थ्रू नैरो वैलीज वेयर मनूवरिंग, जो जहाज का मनूवरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जी। और अगर इंजन एक फेल हो जाए, सिंगल इंजन लैंडिंग के जहाज बड़ी डिफिकल्टी से करते हैं, कईयों के हाइट नहीं मेंटेन कर सकते, इत्यादि बहुत चीजें हैं। वेदर फिनोमेना एक मेजर चीज है। ये आपको मैं बताऊं कि जब वेदर खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम कई टाइप की पायलट को आती है। उसका व्याख्यान करना तो मुश्किल होगा, पर इस समय मैं ये बता रहा हूं कि पायलट की ट्रेनिंग पूरी होती है। ये कहना कि यति एयरलाइन और नेपाल में पायलट की ट्रेनिंग पूरी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने नेपाल की बात, आपने जो व्याख्यान की है 20 की एक्सीडेंट, मैं 1950 से जानता हूं। मैंने बचपन में मैंने यहाँ डकोटा सिंगल इंजन होते देखा है और क्रैश होते देखा है। कैप्टन मेहता की मैंने फ्लाइंग देखी, वो इंक्वायरी में आए थे, हमारे फैमिली से उन्होंने बात करी थी। तो सारी की सारी जो मैं चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एक्सीडेंट को लेके जो बात चल रही है वो सिंपल सी चीज ये है कि अगर 10 सेकंड पहले
कि क्रैश हुआ है टच डाउन रनवे से, इसका मतलब है वो अप्रोच पे था। अब अप्रोच पे है, ग्लाइड एंगल उसका स्लोप पे लैंड कर रहा है, आई मीन लैंडिंग। प्रफुल्ल जी, ये कहा जा रहा है कि एकाएक कुछ डिसीजंस बदले गए थे। हाँ जी। और उस समय इमरजेंसी हो जाए, स्पीड कम है, और अगर इमरजेंसी इंजन फेल हो जाए तो पायलट को तो सिर्फ अपने ग्लाइड स्पीड पे ही लैंड करना पड़ेगा, ही कैन नॉट गेन द हाइट अगेन। इसीलिए ये जो प्रफुल्ल जी कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव एट द मोमेंट किए गए थे, उसी वक्त कुछ जो है डिसीजन लिए गए थे, कुछ बदलाव किए गए थे, क्या वाकई में? हाँ, किस समय किए गए थे? लास्ट मोमेंट पे। कौन से बदलाव की बात? लास्ट मोमेंट पे कहा जा रहा है कि कुछ डिसीजंस बदले गए थे, क्या यही सब कारण उसके रहे? हाँ, लास्ट डिसीजन मोमेंट पे आप क्या डिसीजन बदल देंगे कि अगर उसका इंजन फेल हो गया, वो इमरजेंसी होगी, आप क्या डिसीजन बदलेंगे? क्या रनवे चेंज करेंगे? क्या करेंगे? आई मीन टू से इट इज जस्ट एट द मोमेंट, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। जब उसका इंजन फेल हो गया है या फेल हो गई है, इंजन में आग लग गई है, ही हैज टू लैंड स्ट्रेट अहेड। या फिर कहिए कि इमरजेंसी नहीं है, ये भी कोई स्पेल नहीं कर पा रहा इमरजेंसी क्या थी, ये तो कोई बता नहीं पा रहा। क्योंकि एफडीआर को जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, उसके कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की स्टडी नहीं करोगे, आपको एक्चुअल रीजन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपको उससे स्पीड, आरपीएम, जेट फाइव टेम्परेचर, टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट था, टर्न स्पीड, वर्टिकल वीएसआई स्पीड, एवरीथिंग आपको पता चलेगा आपको। और कॉकपिट ने पायलट से क्या बात करी, एक दूसरे से, एटीसी से क्या बात हो रही थी, अगर कोई बात हो भी रही थी, कहने का मकसद ये है आपकी इंक्वायरी, ऑनेस्ट इंक्वायरी तब कंप्लीट होगी, बाकी कंजेक्चर होगा। कंजेक्चर हम प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक्चुअल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हूं। और उसके बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम जाएगी, पूरे के मामले को चेक करेगी, क्या एयरक्राफ्ट रनवे को हिट किया है या रनवे से पहले जो स्लोप है उसमें हिट किया है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पावर, क्या एंगल था, स्प्रेड से पता चल जाएगा। बिल्कुल, वो ब्लैक बॉक्स तलाशने की प्रफुल्ल जी कोशिश की जा रही है। अब वो ब्लैक बॉक्स की जो है कोशिश की जा रही है कि वो मिल जाए तमाम, उसके बाद जो है जैसे आप बता रहे हैं कि उसके बाद ही जांच हो पाएगी। तभी आप ब्लैक बॉक्स मिले, तभी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये पटना एक क्रैश छोड़िए कि मिनिस्टर आ गया 1 घंटे के अंदर कहता है एविएशन मिनिस्टर पायलट एरर है, जो पायलट को क्योंकि पायलट जिंदा नहीं है तो अपने को डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी चीजें गलत होती हैं। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब तक ब्लैक बॉक्स, टीवीआर और एटीसी से बात तो करिए, अभी तक आपको कोई एटीसी का अफसर आता ही नहीं सामने, वो बात ही नहीं करेगा। उससे भी बात पूछिए, भैया क्या हुआ तुम बताओ, वो सब बता देगा, पर उसको मना होगा बताना, इसलिए नहीं वो आ रहा आपके सामने। तो चर्चा करेंगे प्रफुल्ल जी की क्या इसके पीछे लूपहोल्स हैं, आखिरकार क्यों मनाही की जा रही है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। कैप्टन एस.एस. पानीसर जी, सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, आखिरकार क्यों सेफ्टी मेजरमेंट्स इतने कम इस वक्त नजर आ रहे हैं? हवाई यात्री अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी? एक तरफ हम एविएशन में विकास की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी तेजी में बात कर रहे हैं, अगर हम सेफ्टी मेजरमेंट, सेफ्टी पैरामीटर्स पर ही खरा नहीं उतर पाएंगे तो आखिरकार सुरक्षित कैसे हम यात्रा को कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुखद बात है इस क्रैश का सुन के, इतने आदमियों की मौत हो गई, बहुत ही सैड इंसिडेंट है। क्योंकि हमने भी वैली फ्लाइंग बहुत करी है, लाइक श्रीनगर में, लेह में, काबुल में, काठमांडू में, रात को भी फ्लाइंग करी है। इसमें वैलीज में मौसम बड़ी जल्दी से तेजी से चेंज हो जाता है, कभी विंड्स ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे आती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है। ये जो पायलट हैं, they hardly take consideration of the weather and all that। और बादलों में घुसने के बाद कुछ भी हो सकता है, स्पेशल डिसऑर्डर में सिर को चक्कर आ गया या क्या हुआ, वो तो हम नहीं बता सकते। बाकी इंक्वायरी के बाद पता लगेगा भी क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट थी या पायलट की फॉल्ट थी। लेकिन हम इंडियन एयरलाइन जब फ्लाइंग करते थे तो जब बादल होते, पहाड़ियां कवर होती, तो हम वहां पे लैंड नहीं करते थे, वापस आ जाए। उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट होती गई तो हम बादलों में भी काठमांडू में जाते थे। और आज की डेट में हम अपने पायलट्स को सिमुलेटर पे काफी ट्रेनिंग देते हैं तो काठमांडू में लैंड करने के लिए, या काबुल में, या और जहाँ टाइट वैलीज है।
इसमें एयरलाइन को चाहिए कि अपने पायलट का कंटिन्यूस चेक रखे, उनको सिमुलेटर भी ट्रेनिंग दे, अगर नहीं है तो इंडिया में भेज सकते हैं, एंड देयर प्रोफिशिएंसी शुड बी चेक प्रॉपर्ली एवरी 6 months रिगार्डिंग इन वैलीज में जहाज उतारने के लिए। काठमांडू में अब रेडार भी लग गया है, काफी फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई एविएशन की तरफ से, लेकिन कुछ पायलट है वो चांस ले लेते हैं वेदर में, बट अगर उनको पूरा नॉलेज है वेदर का या इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग का, फिर तो कोई डरने की बात नहीं है। बाकी क्या हो सकता है, सिक्योरिटी की कोई फॉल्ट हो या कुछ और टेररिस्ट एक्टिविटी हो, वो उसके बारे में तो हम नहीं कहते, ओनली इंक्वायरी कुछ कहेगी। लेकिन काठमांडू वैली में काफी क्रैश हुए हैं पीछे, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट काफी होगी रेडियो एड्स की तरफ से, काफी रेडार लग गया, रेडार से भी काफी सहूलियत होगी पायलट को। और लेकिन ये जो पायलट पानी सर जी, वजह क्या मान रहे हैं? जैसे आप काठमांडू का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा जो प्राकृतिक वहां पर चीजें हैं, घाटियां हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है, मौसम जैसे आप जिक्र कर रहे हैं वो एक बड़ा चैलेंज है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सब जो है बहुत बड़े फैक्टर है नेपाल के लिए, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं। स्पेशली जब पायलट लैंड करने आता है तो फर्स्ट को रनवे ब्लॉक तो चाहे किसी वजह से उसको दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो उसके आगे एकदम 2 मील के बाद एकदम ऊंची पहाड़ियां हैं। थाई एयरवेज का, PIA का 2-3 क्रैश उसी ओवरशूट करने के बाद सीधे पहाड़ी से टकरा के हो गए। वो जो ओवरशूट का प्रोसीजर भी है वो भी काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, उसमें पायलट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कई चीजें आती है इसमें देख रहे हैं वैली फ्लाइंग के लिए, और स्पेशली काठमांडू में जो वैली है वो बहुत टाइट वैली है, उसमें गो अराउंड करना और फ्लाइंग करना काफी एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। हम तो एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइन में हम आजकल सिमुलेटर में पूरी फ्लाइंग ओवरशूट वगैरह सब इमरजेंसी करके एक इंजन बंद करके वो सारी लैंडिंग करवा के फिर हम पायलट को क्लियर करते हैं। इतनी जल्दी से हम पायलट को क्लियर नहीं करते एयर इंडिया में। अब इन जो एयरलाइन प्राइवेट एयरलाइन है वो वहां ऑपरेट कर रही है, उनका मेरे को नहीं पता क्या प्रोसीजर है, हाउ दे चेक द पायलट, कि उनको सिमुलेटर पे ट्रेनिंग देते हैं नहीं देते, कौन चेक करता है, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आई डोंट नो उनका प्रोसीजर में। लेकिन ये एयरलाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विद देयर इंस्ट्रक्टर्स एग्जामिनर हुए वेरी बहुत ही एक्सपीरियंस है, जो वहां से काफी देर के उनको जब क्लियर करते हैं पायलट को, उनको पूरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये पायलट और सब इमरजेंसी में काठमांडू में लैंड कर सके। और दूसरा वेदर का नॉलेज जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सब पायलट को वेदर का नॉलेज, पहाड़ियों में वेदर बड़ी जल्दी चेंज होता है और उसमें वेदर के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहिए। और ये जो यानी कि अनिसर जी यहाँ पर सीधे तौर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अगर आपके पास दक्ष वो कर्मचारी होंगे तो फिर उसमें कमी आएगी। हालांकि कमी जरूर आई है, लेकिन जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो तमाम तरह के लूपहोल्स इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जैसे कहा जा रहा है कि कठोर नियमों की क्या आवश्यकता है, वहां पर कुछ नॉर्म्स जो पूरे होने चाहिए, क्योंकि नेपाल में इससे पहले भी हमने देखा कि काफी चर्चा का विषय रहा था, वहां पर तमाम जो नॉर्म्स है वो फुलफिल नहीं किए जाते। इसके अलावा भी चाहे बात वहां पर प्रैक्टिस की दक्ष कर्मचारियों की करें या फिर जो भौगोलिक वहां पर स्थिति है, भौगोलिक जो वहां का वातावरण है, उन सबको समझकर सही तरीके से ट्रेन करने की, क्योंकि देखिए जान की परवाह हमें करनी होगी, लोगों की जान को जोखिम में डालकर अगर ये सब चीजें होंगी तो फिर सवाल अपने आप उठने लगते हैं। पायलट ने आपको बहुत उम्दा चीजें बताई हैं, और ये क्योंकि ये एयरलाइन पायलट हैं तो ये अंदर की बात जानते हैं। मैं बता दूं कि अगर पायलट की ट्रेनिंग पूरी नहीं है और अगर हमको शक है, DGCA का अथॉरिटी है कि आप एयरलाइन को चेक करिए, स्पेशल इंस्पेक्टर लगाइए और चेक करिए कि उनके पायलट का स्टैंडर्ड क्या है, उनको क्लियरेंस ही मत दीजिए अपने कंट्री में ऑपरेट करने का। सिमिलरली नेपाल की जो एविएशन अथॉरिटी है उसको ये अथॉरिटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको एडवाइस करनी चाहिए। पर क्वेश्चन ये है, अगर इस बात में कोई सच्चाई है कि पायलट की ट्रेनिंग और शॉर्टकट लेके विदाउट सिमुलेटर फ्लाइंग लेके और प्रॉपर ब्रीफिंग लेके, क्योंकि मैंने पोखरा का रनवे देखा है और मैंने काठमांडू का भी देखा है ना, एंड आई ऑपरेटेड इन डीप वैलीज, अच्छी तरह जानता हूं कि क्या क्या खामियां हो सकती हैं, पर इन लोगों को दूर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर DGCA को अथॉरिटी हो, जैसे हमने पिछली बार आपके बाकी क्रैशेस की बात कर रहे थे, उसमें
DGCA is ultimate authority and civil aviation ministry should inspect the DGCA कि तुम क्या कर रहे हो, पहले तो तुम बताओ। और बाय द वे मैं आपको अभी भी बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एविएशन में होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में प्रोफेशनल बैठा ही नहीं होता। आप पूरा का पूरा उसका महकमा दे दीजिए, उसे जहाज ही नहीं देखा। बड़ा सवाल उठाया आपने बख्शी साहब। सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी खामी है और ये अपने को धोखा देने वाली बात है। तो अगर जो महकमा जिसको सौंपा जा रहा है, अगर उसको बारीकियां उसके बारे में उसको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो कैसे वो आगे किसी को जानकारी दे पाएगा, कैसे हम सोचे कि उनके डिसीजन सही होंगे? बड़ा सवाल आपको बता दूं मैडम, हम फाइटर फ्लाइंग के अंदर हमको अगर हम डीप वैली में फ्लाई करना है और एक ग्राउंड टारगेट पर अटैक करना है, वहां जाके पहले देखते हैं कि चीज क्या है, किस एंगल से आना है, कहां से पुल आउट करना है, किधर टर्न करना है। और अगर इंजन फेल हो जाए, जैसे पायलट साहब ने बोला, तो एसओपी होनी चाहिए कि भैया अगर लेफ्ट में ये तो जरा लेफ्ट टर्न ही मत करिए, आपको आपको राइट टर्न करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो एसओपी ड्रिल में होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये प्रोफेशनल बॉडी मीट कर सकती है। अब नेपाल की मैं अंदरूनी एविएशन अथॉरिटी को मैं नहीं जानता, प्रॉब्ली क्या पायलट सर विल नो बेटर कि वहाँ वो शॉर्टकट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पर अगर शॉर्टकट ले रहे हैं तो ये बहुत ही रंजिश वाली बात है। बिल्कुल। एसएस पानेसर जी, अब क्या लग रहा है आपको, इसके बाद क्या नेपाल इन सब के बाद सबक ले पाएगा? क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि अब तमाम बैठकें भी हो रही हैं और उच्च स्तरीय अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब चर्चा कर रहे हैं, खुद वहां पर ब्रीफिंग हो रही है। लेकिन क्या इस हादसे के बाद नेपाल सबक ले पाएगा और नेपाल के साथ साथ बाकी जो तमाम देश हैं उनको भी सबक लेने की आवश्यकता है? मैं समझो ले पाएंगे कि नहीं, लेकिन इनको अभी इमीडिएटली सबक लेना चाहिए और प्रोफेशनल जो है ना, जो वेटरन पायलट्स हैं, उनकी भी सलाह लेनी चाहिए। वो उनके साथ मिलके कोई इस इंक्वायरी के बाद पता करेंगे क्या खामियां थी, क्या ट्रेनिंग में खामियां थी, या रेगुलेटरी बॉडी जो चेक करती है उनकी सिविलेशन उनमें कुछ गलत चूक हुई है, किसमें हुई है। ये सारी चीजें नोट करने के बाद ट्रेनिंग इम्प्रूव हो सकती है, सेफ्टी इम्प्रूव हो सकती है। कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया में जिसका कोई हल नहीं। इसके हल है, हम रात को भी, पहले इंडियन एयरलाइन रात को नहीं लैंड करती थी काठमांडू में, लेकिन जब इनके अप्रोच प्रोसीजर वगैरह रेडियो ठीक हो गए तो हमने रात को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जब किंग अपना जहाज लेके चले जाते थे तो इंडियन एयरलाइन से लोन पे बोइंग लेते थे और हम रात को भी वहां पे लैंडिंग करते थे और वेदर में भी लैंडिंग, लेकिन वो ट्रेनिंग उसके लिए काफी सख्त ट्रेनिंग चाहिए जी। और इंडियन एयरलाइन में तो खैर हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देते पायलट। आज भी सिमुलेटर 3-4 इंस्ट्रक्टर चेक करते हैं, जब तक वो सेटिस्फाइड हो तो उसको काठमांडू या काबुल या श्रीनगर ऐसी एयरपोर्ट के हम ले के लिए हम नहीं क्लियर करते। ले के लिए भी बहुत ज्यादा हम ट्रेनिंग करते हैं पायलट की, बिकॉज वहाँ भी बहुत टाइट वैली है और जो रनवे है वो यूनिलेटरल है, एक तरफ से चढ़ाई की तरफ तुम लैंड कर सकते और उतराई की तरफ टेक ऑफ करना पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए तो सारी ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग इम्प्रूव होगी तो ये इंसिडेंट कम हो जाएंगे, नहीं होंगे ज्यादा। बिल्कुल, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में प्रशिक्षण के साथ साथ इससे सबक लिया जाए ताकि किसी की जान को खतरा ना हो, इस तरह से दुर्घटनाएं ना हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर हमने चर्चा की कि आखिरकार क्यों हवाई यात्राएं इतनी असुरक्षित हो रही हैं। बहरहाल निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण के साथ साथ इससे सबक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक शख्स की, हर एक यात्री की जान बहुत कीमती है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।